अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ सेल फिजियोलॉजी का बीआरएस से चौथी वीडियो है, पार्ट 4, जिसमें हम स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कंपैरिजन ऑफ स्केलेटल मसल, स्मूथ और कार्डियक को पढ़ के हमारे साथ सेल फिजियोलॉजी का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट मसल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले जो है मसल फिजियोलॉजी हम दूसरे बुक से पढ़ के फिर हम एट द एंड में जो 3 से 4 पेजेस में बीआरएस का दिया है वो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम बीआरएस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे मसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में 3 किस्म के मसल हैं। सबसे पहला है स्केलेटल मसल, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और सेल मेनली पेरिफेरी पे मौजूद है। दूसरा हमारे साथ एक कार्डियक मसल, ये भी स्ट्रिएटेड है, ठीक है, और ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इनका काम क्या होता है कि क्योंकि हार्ट में मौजूद है तो इनका काम ये होता है कि ब्लड को पंप करना। तीसरा हमारे साथ है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है मोनोन्यूक्लिएटेड है। अब स्मूथ मसल का क्या काम है, ये नॉन स्ट्रिएटेड है और इनका काम क्या होता है कि मटेरियल को मूव करे इनटू या आउट ऑफ द बॉडी या विद इन द बॉडी, मतलब आउट ऑफ द बॉडी या विद इन द बॉडी चीज़ों को मूव करते हैं, जैसे हमारे जीआईटी में, ठीक है, हमारे ओरल कैविटी में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। एक तो हमने पढ़ा कि मसल इन द बॉडी 3 किस्म के ब्रॉडली। दूसरा हमारे साथ एक कैटेगराइजेशन ऑफ मसल, जो हम आगे मसल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं 2 बुनियाद पर। एक स्ट्रेशन के बुनियाद पर कि कौन सा स्ट्रेटेड मसल है, कौन सा नॉन स्ट्रेटेड है, अनस्ट्रेटेड है। दूसरा कौन से वॉलंटरी है और कौन से इनवॉलंटरी है। तो सबसे पहले हमारे साथ है स्ट्रेटेड मसल। उन मसल को हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं जिनमें क्रॉस स्ट्रेशंस मौजूद है। अब वो क्रॉस स्ट्रेशन कैसे बनते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो थिक और तिल फिलामेंट है, वो जब एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो है बना देते हैं, जो उनकी अरेंजमेंट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। तो अगर एक्टिन और मायोसिन, याद रखना, एक्टिन और मायोसिन, थिन और थिक फिलामेंट, ये तीनों किस्म के मसल में मौजूद है। स्केलेटन में भी मौजूद है, ये जो मौजूद है, कार्डियक में भी मौजूद है, स्मूथ में भी मौजूद है। लेकिन स्ट्रेटेड जो मसल है उनमें एक्टिन और मायोसिन एक ख़ास अरेंजमेंट में आ रहे हैं जो कि सार्कोमियर बनाते हैं, जबकि कार्डियक और स्केलेटन में। जबकि स्मूथ में जो है ये एक्टिन और मायोसिन मिलके सार्कोमियर नहीं बनाते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं बनाते, इसलिए अनस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल में स्ट्रेटेड मसल में हमारे साथ 2 हो गए, एक स्केलेटल मसल, एक कार्डियक मसल। अनस्ट्रेटेड में हमारे साथ स्मूथ मसल हो गए। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो हमारे शऊरी कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, वो एक ही है, वो स्केलेटल मसल। जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं वो है कार्डियक और स्मूथ मसल, यानी इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन ऑफ मसल हमने की स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड में स्केलेटल और कार्डियक, अनस्ट्रेटेड में स्मूथ। और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में, वॉलंटरी में हमारे साथ है स्केलेटल मसल और इनवॉलंटरी में हमारे साथ कार्डियक और स्मूथ मसल। अब इसमें नेक्स्ट हमारे साथ है मसल फंक्शन। मसल फंक्शन क्या क्या फंक्शन है मसल का, जो हमारे कंट्रोल मसल कंट्रक्शन जो है, क्योंकि हमारा मसल कंट्रक्शन कंट्रोल में जो हमारा होता है वो किसको अलाउ करता है कि पर्पसफुल मूवमेंट हम करें होल बॉडी का या पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, जैसे हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा मैनिपुलेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, बाहर से कोई चीज़ वगैरह उठाते हैं। तीसरा प्रोपल्शन ऑफ कंटेंट थ्रू वेरियस होलो इंटरनल ऑर्गन। और जैसे स्मूथ मसल है उसका क्या काम है कि वेरियस होलो इंटरनल ऑर्गन से चीज़ों को प्रोपल होना। ठीक है, प्रोपल्शन। तो ये हमारे साथ मसल का फंक्शन अभी हो गया। अब हम आते हैं स्केलेटल मसल के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में स्मूथ और कार्डियक को जो है हम हार्ट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो स्केलेटल मसल के बारे में अगर हम देखें, स्केलेटल मसल याद रखना ये सिर्फ पुल कर सकता है स्ट्रक्चर को, ये पुश नहीं कर सकता है।
स्केलेटल मसल कैन ओनली पुल नॉट पुश। और हमेशा याद रखना ओरिजिन हमेशा स्टेशनरी बोन के साथ अटैचमेंट होगा, इंसर्शन जो है वो मूवेबल बोन पर होगा, और मसल जो है वो वर्क करते हैं स्केलेटल मसल इनटू एंटागोनिस्टिक पेयर, जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। और हमेशा स्केलेटल मसल का ओरिजिन स्टेशनरी बोन के साथ होगा इसका अटैचमेंट, और इंसर्शन मूवेबल बोन के साथ। अब हम आते हैं स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल किस तरह बना है। हम बहुत माइनर लेवल से हाई लेवल तक इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन फिलामेंट, जिसे हम कहते हैं मायोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन थिक और एक्टिन थिन, इसको हम कहते हैं प्रोटीन से बने हुए जो फिलामेंट है ये मिलके क्या बना देते हैं, मायोफिब्रिल बना देते हैं। अब बहुत से मायोफिब्रिल मिलके मसल फाइबर बना देता है जो एक मसल सेल है। याद रखना मसल सेल को हम कहते हैं मसल फाइबर। वो किससे बना है, वो मायोफिब्रिल से, बहुत से मायोफिब्रिल से। और मायोफिब्रिल किससे बना है, मायोफिलामेंट। और मायोफिलामेंट क्या है, ये प्रोटीन फिलामेंट है जो एक्टिन और मायोसिन है। तो सबसे पहले बहुत माइनर से अगर हम स्टार्ट करें, छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे पहले प्रोटीन फिलामेंट जो एक्टिन और मायोसिन है जिसे हम कहते हैं मायोफिलामेंट, वो मिलके मायोफिब्रिल बना देते हैं। बहुत से मायोफिब्रिल मिलके मसल फाइबर बना देता है जो एक मसल सेल है, मसल फाइबर। अब बहुत से मसल फाइबर का जब बंडल बन जाता है हम उसे कहते हैं, ठीक है, फेसिकल। अब उस फेसिकल को जो है वो बहुत से फेसिकल को, जो मसल बंडल है, मसल फाइबर का जो बंडल है जिसे हम कहते हैं फिजिकल, बहुत से फिजिकल को कनेक्टिव टिश्यू कवर कर देता है, तो ये बन जाता है एक मसल। ठीक है। अब वो जो ये बन गया मसल। अब मसल जो है वो बोन के साथ टेंडन के जरिए अटैच होता है। तो इस तरह, तो सबसे पहले क्या बनेगा, प्रोटीन फिलामेंट जिसे हम कहते हैं मायोफिलामेंट, वो मिलके मायोफिब्रिल मिलके मसल फाइबर जो मसल सेल है, बहुत से मसल सेल मिलके फिजिकल बना देते हैं, और बहुत से फिजिकल मिलके मसल बना देते हैं। तो ये मसल का, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ इसको पढ़ेंगे डिटेल में। अब स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर में जो मसल फाइबर है, जो मसल सेल है, उसको अगर हम पढ़े, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा, और इसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और इसके में हमारे साथ दो किस्म के मायोफिलामेंट है, एक है थिन मायोफिलामेंट, एक है थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोसिन है, थिन एक्टिन है। उसके बाद और अगर हम इसमें देखें मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में, इसमें हमारे साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्पेशलाइज्ड है, जो कैल्शियम को स्टोर करता है, इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टर्मिनल एरिया, जो टी ट्यूब्यूल के साथ जो इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ जो कनेक्ट है, इसे कहते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी। और ये क्या है, ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं। कैल्शियम यहाँ से स्टोर भी होता है, यहाँ से रिलीज़ भी होता है, दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वापस यहाँ पे स्टोर होता है। तो इसे हम कहते हैं कि क्या है, ये सेक्वेस्टर है कैल्शियम का, मतलब कैल्शियम वहाँ पे स्टोर है। उसके बाद ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ट कंटिन्यूशन है जो अलाउ करता है कि एक्शन पोटेंशियल सेल के इंटीरियर रीजन तक पहुँचे। और याद रखना, जब सेल की इन्वेजिनेशन होगी, सबसे पहले क्या होता है, एक्सोन से वहाँ से मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएंगे मसल तक जब आएंगे, मसल के सेल मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेशन होगा जिसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। और टी ट्यूब्यूल के साथ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टर्मिनल सिस्टर्नी मौजूद है, ये एक ट्रायड का शक्ल बना देता है जिसे हम कहते हैं ट्रायड। तो टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्मिनल सिस्टर्नी मिलके ट्रायड बना देते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो मायोफिलामेंट है, थिन और थिक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम थिक मायोफिलामेंट की बात करें, मायोसिन जिसका टेल है, हेड है, ठीक है। और इसका जो हेड है उस पर हमारे साथ दो साइट है, कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये एक्टिन के साथ बाइंड होकर एक्टिन को अपने ऊपर खींचेगा, स्लाइड करेगा। दूसरा इसमें एडीपीएस साइट
जहाँ पे एटीपी जो है वो एटीपीएस साइट जहाँ पे एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा जो एक्टिन को मायोसिन के साथ कनेक्ट करेगा, मायोसिन को एक्टिन के साथ कनेक्ट करेगा और दोबारा इसको डिस्कनेक्ट भी यही एटीपी करेगा। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें जो मायोसिन के जो दो मायोसिन मॉलिक्यूल है वो टेल एंड पर एक दूसरे के साथ बॉन्ड है और इसमें मायोसिन पे इसमें बेयर जोन भी होता है और इसमें क्रॉस ब्रिजेस एरिया भी होता है जो एक्टिन के साथ मिलता है क्रॉस ब्रिज एरिया और उसको अपने ऊपर स्लाइड करता है, मूव करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे साथ एक्टिन और मायोसिन मिल के जब अरेंज हो जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं सार्कोमेयर, जो मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में हमारे साथ तीन आते हैं, एक है एक्टिन, यानी तीन चीज़ें थिन फिलामेंट बनाते हैं, एक है एक्टिन, एक है ट्रोपोनिन, एक है ट्रोपोमाइसिन। अब सबसे पहले हमारे साथ जो एक्टिन होता है उसमें ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और इस पर मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है और ये जब ग्लोबुलर सेपरेट हो इसे हम कहते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल। जब ये चेन बना देता है तो हम इसे कहते हैं एफ एक्टिन और उसके बाद इसका जब दो चेन एफ मिल जाते हैं तो ये डबल हेलिकल एक्टिन स्ट्रैंड बना देता है और इसके ऊपर फिर क्या मौजूद होता है, इसमें थिन फिलामेंट का यानी इसके ऊपर फिर हमारे साथ एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं, यानी इसके साथ इस पे फिर हमारे साथ जो मायोसिन बाइंड होता है वो साइट होता है जिसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया है और उसके बाद हमारे साथ इस पे ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स मौजूद होता है जो ट्रोपोनिन के साथ ट्रोपोनिन के फिर हमारे साथ तीन पार्ट है, एक कैल्शियम का पार्ट है, एक इसका इनिबिटरी पार्ट है, एक इसका मायोसिन के साथ जो है बाइंड होने वाला पार्ट है। अब जो कैल्शियम वाला पार्ट है ट्रोपोनिन का, उसके साथ कैल्शियम अटैच हो जाएगा ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन आएगा ट्रोपोमायोसिन जिससे मायोसिन का साइट एक्टिन पर इनिबिट का उसको उस साइड से रिमूव करेगा, वो एरिया नंगा हो जाएगा, बेयर हो जाएगा जिसके साथ मायोसिन का हेड मिल जाएगा। तो यानी सबसे पहले कैल्शियम, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आएगा जिसकी वजह से टी ट्यूब्यूल के ज़रिए से इनवर्ड एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से कैल्शियम आएगा वो थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा और अब ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन जो एक्टिन का वो एरिया जिसके साथ मायोसिन ने बाइंड होना है उस पर जो ट्रोपोमाइसिन मौजूद है उस ट्रोपोमाइसिन को हटाएगा, कौन, ट्रोपोनिन। जब ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमाइसिन को हटा दिया वो एरिया एक्सपोज हो जाएगा एक्टिन पर और उस पर मायोसिन बाइंड होकर उसको अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह सार्कोमियर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से मसल की कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम आते हैं कि स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर की सार्कोमियर के अगर हम स्ट्रक्चर पढ़े जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है, इसमें सबसे पहले हमारे साथ जेड लाइन या जेड डिस्क वो एरिया होता है जहां थिन फिलामेंट अटैच है, ये क्या है, अटैचमेंट साइड पर थिन फिलामेंट। दूसरा हमारे साथ है आई बैंड। आई बैंड वो रीजन होता है जहाँ सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद है, मतलब एक्टिन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे साथ है ए बैंड। ए बैंड वो एरिया होता है जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद हो। नेक्स्ट है एज जोन। एज जोन ये सेंटर ऑफ ए बैंड है जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, मतलब मायोसिन। और उसके बाद है एम लाइन। एम लाइन जो है वो अटैचमेंट साइट है थिक फिलामेंट के लिए। तो अटैचमेंट साइट थिन फिलामेंट के लिए हमारे साथ कौन सा है, जेड लाइन। अटैचमेंट साइट सेंटर में थिक फिलामेंट के लिए कौन सा हुआ, एम लाइन। और उसके बाद आई बैंड जहाँ सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद हो, और उसके बाद एज जोन जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद हो, ए बैंड जहाँ थिन और थिक दोनों मौजूद हो। तो ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर भी हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट है उसे कहते हैं यानी मसल कंट्रक्शन के बारे में एक मॉडल है कि मसल की कंट्रक्शन कैसे होती है, उसे कहते हैं मसल कंट्रक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट क्या है
कि मायोसिन क्या करेगा, वो एक्टिन के साथ बाइंड होकर एक्टिन को अपने ऊपर खींचेगा, स्लाइड करेगा सेंटर की तरफ। इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मतलब एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। अब क्या होगा, जब मसल की कंट्रक्शन होगी स्लाइडिंग फिलामेंट के मॉडल के मुताबिक, तो सार्कोमियर शार्टन हो जाएगा। जब सार्कोमियर शार्टन हो जाएगा तो मसल की कंट्रक्शन होगी। अब इसमें जो थिन फिलामेंट है वो टुवर्ड सेंटर एम लाइन की तरफ पुश किया जाएगा। अब इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस में चेंजेस होते हैं, किस में नहीं होते। याद रखना, जो आई बैंड है जहाँ सिर्फ 3 फिलामेंट मौजूद था, अब जब इसको सार्कोमियर कंट्रैक्ट हुआ तो वो एरिया जहाँ सिर्फ 3 फिलामेंट मौजूद था, वो एरिया क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एज जोन, जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, वो भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके एरिया में अभी 3 फिलामेंट भी आएगा, उस एरिया की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो वो एरिया छोटा हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह आई बैंड भी शॉर्टन हो जाएगा, क्योंकि आगे मूव करेगा थिक फिलामेंट की तरफ। उसके बाद सिर्फ जो ए बैंड है उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए बैंड पहले भी वो एरिया जहाँ थिन और थिक दोनों मौजूद हो, अभी भी जहाँ थिन और थिक दोनों मौजूद हो, तो वहाँ ए बैंड है। तो याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट के लिए कि ए बैंड में मसल कंडक्शन के दौरान कोई चेंज नहीं होगा, बाकी आई बैंड और एज जोन शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है, अब मसल कंट्रक्शन के स्टेप्स क्या है, पूरा अगर हम देखें तो इसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन होगी। ठीक है, मायोसिन की बाइंडिंग होगी एक्टिन के साथ। वहाँ मायोसिन की एडीपीएस जो हेड है वहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होगा, एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा। वो इनऑर्गेनिक फास्फेट की वजह से स्टेप 2 में क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन जब मिलेंगे तो मायोसिन एक्टिन को अपने ऊपर खींचेगा, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है। अब क्या होगा, एक्टिन गेट्स पुल टुवर्ड मिडल ऑफ सार्कोमियर की तरफ पुल किया जाएगा। अब तीसरे नंबर पे क्या होगा, अब एक्टिन और मायोसिन मिले हैं, अब अगर एटीपी हो, अब अगर दोबारा एटीपी हो तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अगर नहीं हो तो अगर मायोसिन इन लो एनर्जी फॉर्म हो तो इसे कहते हैं रिगार कम्प्लेक्स, या इसे कहते हैं रिगार मोर्टिस। जो डेड जो जब बंदे की डेथ होती है तो इनिशियली तो पावर स्ट्रोक के लिए एक्टिनोमाइसिन के बाइंड होने के लिए तो एटीपी थी, लेकिन मरने के बाद एटीपी ख़त्म हुई, जिसकी वजह से, क्योंकि एक्टिनोमाइसिन के मिलने के लिए भी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनने के लिए भी एटीपी चाहिए, तोड़ने के लिए भी चाहिए। अब मरने से पहले तो उसके बाइंड होने के लिए था, एक्टिनोमाइसिन सेपरेट होने के लिए मरने के बाद नहीं है, जिसकी वजह से उसका मसल सख्त हो जाएगा। इसे कहते हैं रिगार कम्प्लेक्स या रिगार मोर्टिस। तो तीसरे स्टेप में अगर एटीपी नहीं हो तो रिगार मोर्टिस हो तो क्या होगा, एक दूसरे से जो है वो चौथे स्टेप में अनबाइंडिंग ऑफ मायोसिन और एक्टिन हो जाएगा। ठीक है। और पांचवें में वापस जो है वो मायोसिन हेड दोबारा हाई एनर्जी फॉर्म में आ जाएगा और नेक्स्ट एक्टिन के साथ मिलना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, वापस 1। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये तो मसल कंट्रक्शन के बारे में भी हमने पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे कि मसल कंट्रक्शन की जो रेगुलेशन है मसल कंट्रक्शन की, उसके बारे में अगर हम देखें कि रिलैक्स स्टेट में मसल में क्या होता है, कंट्रक्टिंग स्टेट में क्या होता है, किस तरह होता है। ठीक है। अब अगर मसल अगर रिलैक्स हो तो कैल्शियम नहीं होगा। ट्रोपोमाइसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे उसको ब्लॉक करेगा। नो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद अगर कंट्रैक्टिंग मसल में अगर हम देखें तो कैल्शियम मौजूद होगा। ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमाइसिन को मूव करेगा, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएंगे और मायोसिन एक्टिन के साथ मिलने का उसको अपने ऊपर खींच के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे एक बार अगर हम और देखें तो मसल कंट्रक्शन के स्टेप्स, सबसे पहले क्या होगा, बाइंडिंग होगा। ठीक है। दूसरे स्टेप में पावर स्ट्रोक होगा। उसके बाद पावर स्ट्रोक के बाद वापस डिटैचमेंट होगा। अगर एटीपी हो, एटीपी नहीं होगा, नो एटीपी आफ्टर डेथ, तो रिगार कम्प्लेक्स या रिगार मोर्टिस होगा। और उसके बाद डिटैचमेंट के बाद वापस जो है मायोसिन इनर्जाइज हो जाएगा, वापस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा बाइंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग। ये क्या है?
देखो कपल किसे कहते हैं, दो को कहते हैं। तो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन ये है कि जब मसल को नर्व इम्पल्स आएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो उसके नतीजे में उसके बाद उस कंट्रैक्शन के बाद, यानी जो एक्साइटेशन के बाद जब मसल को एक्शन पोटेंशियल आएगा उसको एक्साइट करेगा, उसके बाद उस एक्साइटेशन के बाद कंट्रैक्शन होगा, यानी एक्साइटेशन फॉलो बाय कंट्रैक्शन, इसे कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। अब इसके हमारे साथ जो स्टेप्स है 7 स्टेप, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सॉरी। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा एक्सोन टर्मिनल से मोटर न्यूरॉन के और बाइंड करेगा रिसेप्टर इन द मोटर इनप्लेट। दिस बाइंडिंग इलिसिट एंड, इसकी वजह से इनप्लेट पोटेंशियल स्टार्ट होगा जो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करेगा मसल सेल में। ठीक है, ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट होगा एलॉन्ग द सार्कोलिमा, मतलब यानी उसका स्केलेटल मसल का जो सेल मेम्ब्रेन है, सार्कोलिमा, एंड डाउन टू टी ट्यूब्यूल। अब टी ट्यूब्यूल से डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ये स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या होगा, जब टी ट्यूब्यूल से डाउनवर्ड मूव करेगा तो टी ट्यूब्यूल के साथ वहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर करेगा कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करेंगे। अब जब कैल्शियम रिलीज होगा तो स्टेप 4 में क्या होगा, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा, और ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमाइसिन को रिमूव करेगा और एक्सपोजिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये हुआ चौथा स्टेप। 5वें स्टेप में क्या होगा, क्रॉस ब्रिज साइकिल बिगन होगा। क्रॉस ब्रिज क्या है, जब मायोसिन एक्टिन को के साथ बाइंड हो जाएगा तो इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज, और उसको अपने ऊपर खींचेगा, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। मसल फाइबर कंट्रैक्ट होगा। अब छठे स्टेप में क्या होगा कि छठे स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम एक्टिवली वापस, कैल्शियम ने अपना काम कर दिया, अब एक्टिवली बैक ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द ल्यूमन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉलोइंग द एक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद 7वें स्टेप पे क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन ब्लॉक, वापस ब्लॉक करेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट, मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग के साथ स्टेप्स। अब इसमें नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो ये है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रैक्शन, यानी जो कंट्रैक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें कि किस किस्म के कंट्रैक्शन है, तो हमारे साथ 2 मेन टाइप्स है मसल कंट्रैक्शन का। एक है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, एक है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब आइसोटोनिक कंट्रैक्शन क्या है, अगर कंट्रैक्शन फोर्स को भी क्रिएट करे और मूवमेंट भी करे, इसे कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बॉडी बिल्डर है उसने वजन उठाया है, वो फोर्स भी क्रिएट करे और वजन को भी ऊपर की तरफ मूव कराए, इसे कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्रिएट फोर्स एंड एंड काजेज मूवमेंट, इसे कहते हैं आइसोटोनिक। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। ये क्या है, कंट्रैक्शन फोर्स तो पैदा करे लेकिन मूवमेंट काज नहीं करे। जैसे कि ये बंदा है, वो दीवार के साथ खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने वैसा हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन वो उसने अपना बैक बिल्कुल है, बैक के उसका हेड है वो बिल्कुल दीवार के साथ स्ट्रेट का है पास्चर, तो इसकी वजह से उसकी बैक के मसल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मूव नहीं कर रहे, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। यहाँ पे हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट से। पहले में जो आइसोमेट्रिक वर्सेस आइसोटोनिक कंट्रैक्शन अगर हम देखें, आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और उसने उसमें क्या क्या मसल के एक साइड पे भी फिक्स किया और दूसरे साइड पे जो मसल है वो फिक्स है, मूव नहीं करे, उसका जो लोड उसके साथ नीचे की तरफ रखा वो रिजिड सपोर्ट है, वो मूव नहीं करे। तो मसल को जब स्टिमुलेटर लगाया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन उसने क्योंकि दोनों साइड पे लोड फिक्स है, मूव नहीं करा है। ये है आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन। दूसरा आइसोटोनिक मसल कंट्रैक्शन अगर हम देखें, उसी तरह उन्होंने क्या क्या मसल को फिक्स किया, लेकिन जो नीचे वाला लोड है वो मूवेबल लीवर लगाया। जब स्टिमुलेट किया तो मसल कंट्रैक्ट भी हुआ और लोड ने भी ऊपर मूव किया, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, आइसोटोनिक मसल कंट्रैक्शन, फोर्स भी क्रिएट किया मसल कंट्रैक्शन है, मूवमेंट भी कराया। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रैक्शन अगर हम देखें, जो स्ट्रेंथ है मसल कंट्रैक्शन का वो किसकी वजह से इफेक्ट होता है, 3 चीज़ों की वजह से, कि कब मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कब कम होगा।
अब जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रक्शन है कि कब कंट्रक्शन यानी जो स्ट्रेंथ है मसल की कंट्रक्शन का, वो 3 चीज़ों की वजह से इफेक्ट होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मसल स्टिमुलेटेड, अगर ज़्यादा यानी नंबर ऑफ मसल फाइबर स्टिमुलेटेड, अगर मसल फाइबर ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो मसल की कंट्रक्शन भी, की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन, जितना आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बार बार स्टिमुलेट करोगे मसल का, उतना कंट्रक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स, अगर मसल फाइबर जो मसल सेल है उसका इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगा तो कंट्रक्शन ज़्यादा होगा। तो अब इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है नंबर ऑफ मसल फाइबर स्टिमुलेटेड, अगर मसल फाइबर की तादाद ज़्यादा स्टिमुलेट होगी तो कंट्रक्शन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हमारे साथ एक एक्स, एक वाई, एक एक्स प्लस वाई। अब एक ही मोटर यूनिट क्या करता है, वो बहुत से मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है, एक ही मोटर नर्व। अब एक्स में जो मोटर नर्व है वो 5 फाइबर को स्टिमुलेट करता है, वाई में 7 को स्टिमुलेट करता है, तो 7 की कंट्रक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एक्स प्लस वाई में 12 को करता है तो इसकी और कंट्रक्शन ज़्यादा, जो जितना मसल फाइबर ज़्यादा स्टिमुलेट होगी तादाद, नंबर ऑफ मसल फाइबर, मसल सेल, उतना कंट्रक्शन ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मसल फाइबर स्टिमुलेटेड में कि कितने मसल को सेल को स्टिमुलेट करना है, कम को ज़्यादा को, ये अभी ये हमारा ब्रेन इनिशियली अंदाज़ा लगा देता है कि कितने मोटर यूनिट ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, उससे अगर छक्का मारना है तो वो ज़्यादा फोर्स से हिट करेगा। अब ब्रेन पे जब वो सोचे कि मैंने छक्का मारना है तो ब्रेन उतने ही स्ट्रॉन्ग किसको स्टिमुलेट करेगा, उतना ही ज़्यादा तादाद के मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगा। अगर क्रिकेटर का सोचे कि मैंने स्टॉप करना है, जस्ट या सिंगल लेना है या चौका मारना है, तो कम को स्टिमुलेट करेगा। ब्रेन इनिशियली एस्टिमेट नंबर ऑफ मोटर यूनिट। अब उसके बाद क्या है, मोटर यूनिट में एक मोटर न्यूरॉन बहुत से ज़्यादा मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है। अब ये ऑल और नॉन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इस तरह नहीं है कि मोटर यूनिट जो है वो 200 फाइबर के साथ अटैच है तो वो उनमें से जो है 50 को स्टिमुलेट करेगा, बाकी को नहीं करेगा, या 250 में से 200 को करेगा, उसको जो है 50 को नहीं करेगा। ये सबको या तो सबको स्टिमुलेट करेगा या सबको नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है कि मोर और लार्ज मोटर यूनिट स्टिमुलेट होंगे अगर ज़रूरत हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रक्शन जो है दूसरा हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रक्शन नंबर ऑफ मसल फाइबर जितना ज़्यादा होंगे, यानी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जितना नंबर ऑफ मसल सेल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कंट्रक्शन होगा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन, कि हम कितने, अगर बार बार हम स्टिमुलेट कर रहे हो, तो इसमें ये जो 3 टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिहाज से एमसीक्यूज़ आते हैं। सबसे पहले है ट्विच। ट्विच किसे कहते हैं कि बिटवीन कंट्रक्शंस, एक कंट्रक्शन दूसरे कंट्रक्शन के दरमियान मसल कंप्लीटली रिलैक्स हो रहा है, इसे कहते हैं ट्विच। मसल कंप्लीटली रिलैक्सेस बिटवीन कंट्रक्शन, इसे कहते हैं ट्विच। दूसरा है समेशन। समेशन मतलब जैसे जमा होना। इसमें क्या है कि मसल रिलैक्स नहीं होता बिफोर सेकंड स्टिमुलेशन एंड कंट्रक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। मसल डज नॉट रिलैक्स, यानी दूसरे जब आप यानी पहले बार स्टिमुलेट किया, वो कंट्रैक्ट हुआ, अब वो कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हुआ है, आपने दूसरा स्टिमुलेशन दे दिया। ठीक है। इसकी वजह से मसल की कंट्रक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। मसल डज नॉट रिलैक्स बिफोर सेकंड स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस में क्या है, मसल डज नॉट रिलैक्स बिटवीन न्यूमरस स्टिमुलेशन। बार बार स्टिमुलेट करो, उसके दरमियान मसल रिलैक्स नहीं हो रहा है और सस्टेन कंट्रक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं टेटनस। ठीक है। तो ट्विच, समेशन, टेटनस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे साथ मसल कंट्रक्शन एनर्जी सप्लाई। जब हमारा मसल कंट्रैक्ट होता है तो उसको एनर्जी सप्लाई कहाँ से आती है, किस तरह होती है। तो हमें एटीपी की कब ज़रूरत होती है, एटीपी इज नीडेड पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। एक्टिन और मायोसिन मिलने के लिए भी एटीपी चाहिए, क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट के लिए भी चाहिए। यही तो रिगोर मोर्टिस में होता है कि उसमें नहीं होता है। तीसरा, कैल्शियम को जब वापस रीअपटेक किया जाता है कंट्रक्शन के बाद सार्कोप्लाज्म के रेटिकुलम में, फिर भी हमें एटीपी चाहिए। और उसके बाद सोडियम को आउट और पोटाशियम को इन करने में मसल में भी हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो इन 4 जगह पे हमें एटीपी की ज़रूरत होती है।
अब हम पढ़ते हैं कि मसल कंट्रक्शन एनर्जी सप्लाई में। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा मसल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिन। ठीक है, अब वो क्रिएटिन क्या करता है, आमतौर पर जब हम ड्यूरिंग रेस्ट में होते हैं, जब हम रेस्ट में होते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी मौजूद है वो एडीपी में चेंज होता है और उसे इनऑर्गेनिक फास्फेट लेके क्रिएटिनिन चेंज हो जाता है, यानी क्रिएटिन चेंज हो जाता है फास्फोक्रिएटिन में जब हम रेस्ट में होते हैं नॉर्मल। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वापस क्या होता है कि हमारा जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज वापस यानी जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले मिनट, एक्सरसाइज के पहले मिनट में जो फास्फोक्रिएटिन था जिसने रेस्ट में एटीपी ली थी, अब वो एक्सरसाइज के दौरान वापस एटीपी यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट देगा। जब वो देगा तो वो हमारी बॉडी में उसने किससे ली थी, एटीपी से ली थी, एटीपी को एडीपी में चेंज कर दा। अब ये जब वापस देगा एडीपी को, तो एडीपी को वापस किस में चेंज करेगा, एटीपी को। खुद फास्फोक्रिएटिन से यानी खुद जब ये ड्यूरिंग रेस्ट में क्रिएटिन फास्फोक्रिएटिन में चेंज हुआ था, अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये फास्फोक्रिएटिन से वापस क्रिएटिन में चेंज हो जाएगा। वो इनऑर्गेनिक फास्फेट एडीपी को दे के वो एडीपी में चेंज हो जाएगा। एटीपी हम जब एटीपी में चेंज हो जाएगा तो एटीपी हमारे मसल कंट्रक्शन करेगा। किस तरह, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज हो जाएगा। इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो हमारे मसल कंट्रक्शन करेगा। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 मिनट में हमें कौन एनर्जी सप्लाई करता है, वो है फास्फोक्रिएटिन। ठीक है, तो फास्फोक्रिएटिन क्या है, फास्फोक्रिएटिन सर्व एज अ इमीडिएट सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जब फास्फोक्रिएटिन का एटीपी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें क्विक एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, स्लो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। क्विक एनर्जी एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड करेगा और स्लोअर एनर्जी हमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे साथ मसल कंट्रक्शन की एनर्जी सप्लाई कहाँ से आती है। सबसे पहले 1 मिनट में हमें फास्फोक्रिएटिन देगा, उसके बाद फिर अगर हमने क्विक एक्सरसाइज की तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, अगर हमने स्लोअर एक्सरसाइज की तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अब इस यहाँ पे हम इस जो हमारे साथ कर्व है, डायग्राम है, इसे हम समझते हैं। जब हम चाहे हम लाइट एक्सरसाइज करते हो या इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, सबसे पहले हमें पहले 1 मिनट के अंदर हमें क्रिएटिन फास्फेट एनर्जी देगा जो रेड लाइन है, जो 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनएरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस है वो भी एनर्जी देगा और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी देगा। उसके बाद जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कम और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। तो ये हमारे साथ दूसरे बुक से हमारे साथ मसल के चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम इसको जो है वो बीआरएस से पढ़ेंगे। तो अब हमारे लिए बीआरएस फुल इजी होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया गया है। अगर हम उस बुक से नहीं पढ़े तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर और फिलामेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कहता है स्केलेटल मसल में कि ईच मसल फाइबर जो है, जो मसल सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और बिहेव एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। इसके अंदर बंडल ऑफ मायोफिब्रिल है जिसको सराउंडिंग बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनवेजिनेटेड बाय ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल। हर मायोफिब्रिल के अंदर इंटरडिजिटिंग थिक और थिन फिलामेंट होते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनली सार्कोमियर की सूरत में अरेंज है। रिपीटिंग यूनिट सार्कोमियर के अकाउंट फॉर यूनिक बेंडिंग पैटर्न। ये जो हम कहते हैं स्ट्रेटेड है, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न ऑफ सार्कोमियर की वजह से है। और सार्कोमियर जो है वो कहाँ पे मौजूद है, रन करता है फ्रॉम जेड लाइन टू जेड लाइन सार्कोमियर मौजूद। और ये एमसीक्यूज पॉइंट भी है आगे। अब हम पढ़ेंगे थिक और थिन फिलामेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें थिक फिलामेंट, ये ए बैंड में मौजूद है सेंटर ऑफ सार्कोमियर में। इसके अंदर मायोसिन मौजूद है
ठीक है। और मायोसिन के अंदर हमारे साथ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें 1 पेयर ऑफ हेवी चेन और 2 पेयर ऑफ लाइट चेन है। और ईच मायोसिन मालिक्यूल के 2 हेड है जो अटैच होते हैं सिंगल टेल के साथ, और मायोसिन पर एटीपी बाइंड होता है और एक्टिन बाइंड होता है, और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब हम आते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जेड लाइन पर मौजूद है और ये आई बैंड में मौजूद है। ठीक है। और उसके बाद इंटरडिजिटेट विद द थिक फिलामेंट इन अ पोर्शन ऑफ ए बैंड। ए बैंड में हमने पढ़ा था कि थिन और थिक दोनों मौजूद है। और इसके अंदर थिन फिलामेंट के अंदर 3 चीज़ें आती है, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन है जो इजाज़त देता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। अब ट्रोपोनिन का जो कम्प्लेक्स है उसके अंदर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक ट्रोपोनिन टी है जो ट्रोपोमाइसिन के लिए है, जो ट्रोपोमाइसिन को एक्टिन से रिमूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा और वहाँ मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज करेगा। दूसरा साइट इसका है ट्रोपोनिन आई पर इनहिबिशन, ये इनहिबिट करेगा एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को। ट्रोपोनिन सी जो है वो पार कैल्शियम है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, जब ये बाइंड होता है कैल्शियम के साथ, जब कैल्शियम इसके साथ बाइंड होता है तो ये ट्रोपोमाइसिन को ट्रोपोनिन से यानी एक्टिन से डिस्प्लेस करेगा और वहाँ एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को परमिट करेगा, इजाज़त देगा। तीसरा हमारे साथ है टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल एक एक्सटेंसिव ट्यूबुलर नेटवर्क है जो ओपन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और कैरी करता है डीपोलराइजेशन फ्रॉम सर्कोलिमल मेम्ब्रेन टू द सेल इंटीरियर। और ये जंक्शन ऑफ ए बैंड और आई बैंड पर मौजूद है टी ट्यूब्यूल। और इसके अंदर वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन मौजूद है जिसे कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, जिसकी डीपोलराइजेशन एक कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर में। नेक्स्ट हमारे साथ है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो साइट है कैल्शियम आयन स्टोरेज और रिलीज के लिए, एक्साइटेशन, कंडक्शन, कपलिंग के लिए। और इसके अंदर टर्मिनल सिस्टर्नी मौजूद है जो इंटीमेट कांटेक्ट बना देता है टी ट्यूब्यूल के साथ और इसकी वजह से ट्रायड बन जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रायड अरेंजमेंट। मेम्ब्रेन के अंदर इसके अंदर कैल्शियम आयन एटीपेस कैल्शियम पंप होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करेंगे कैल्शियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटीरियर और कीपिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन लो। नेक्स्ट कि इसके अंदर कैल्शियम आयन मौजूद है जो स्केलेटल मसल के अंदर, ये आगे एमसीक्यूज भी है कि इसके अंदर कैल्शियम आयन बॉन्ड है लूजली टू कैल्सिक्वेस्ट्रिन के साथ। और इसके अंदर कैल्शियम आयन रिलीज जो चैनल मौजूद होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसे कहते हैं रियानोडिन रिसेप्टर। अब यहाँ पे हमारे साथ जो स्टेप्स है एक्साइटेशन, कंडक्शन, कपलिंग स्केलेटल मसल में वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है कि एक्शन पोटेंशियल इन द मसल सेल मेम्ब्रेन इनिशिएट डीपोलराइजिंग ऑफ टी ट्यूब्यूल। स्टेप 2 में क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ टी ट्यूब्यूल काज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन इट्स डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर विच ओपन कैल्शियम आयन चैनल, रिलीज कैल्शियम आयन किस रिसेप्टर के थ्रू, रियानोडिन रिसेप्टर इन द नियर बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएगा। चौथे स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम जो है वो आयन बाइंड होगा ट्रोपोनिन सी पर ऑन द थिन फिलामेंट काजिंग कन्फर्मेशनल चेंज इन द इन ट्रोपोनिन दैट मूव ट्रोपोमाइसिन आउट ऑफ द वे, द क्रॉस ब्रिज साइकिल बिगेन हो जाएगा। ठीक है। अब एट फर्स्ट अगर यानी अब इसमें वही बताया गया है कि अगर एटीपी नहीं होगा तो रिगार मोटर्स हो जाएगा। सबसे पहले बाइंडिंग के लिए भी एटीपी चाहिए, डिस्प्लेस होने के लिए भी एटीपी चाहिए। उसके बाद पांचवा हमारे साथ है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होगा जब कैल्शियम आयन दोबारा रीअक्युमुलेट होगा बाय सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन एटीपेस जिसको हम कहते हैं सरका, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज होगा फ्रॉम ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोमाइसिन अगेन ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन
एज लॉन्ग एज इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इज लो, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग नहीं होगा। छठा है मैकेनिज्म ऑफ टेटानस। ये टेटानस यानी जो लगातार कंट्रक्शन है उसका मैकेनिज्म किस तरह होगा? सिंगल एक्शन पोटेंशियल काज रिलीज ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोड्यूस अ सिंगल ट्विच। However, if the muscle is stimulated repeatedly, more calcium ion is released from sarcoplasmic reticulum, and there is a cumulative increase in the intracellular calcium ion extending the time per cross bridge per cycling. तो मसल रिलैक्स नहीं होगा, टेटानस की स्टेज में रहेगा। ठीक है, अब ये वो टेटानस नहीं है जो कोलेस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये इसमें जो हमने पढ़ा था कि इसमें रिपीटेड स्टिमुलेशन कंट्रक्शन के दरमियान रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ लेंथ टेंशन फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप जो मसल वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन आइसोटोनिक कंट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलेटल मसल हमारे साथ कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मसल के अंदर थिक और थिन फिलामेंट मौजूद है, लेकिन सार्कोमियर में अरेंजमेंट नहीं है। देयर पार अपीयर होमोजेनस रेदर देन स्ट्रेटेड, इसलिए स्ट्रेटेड दिखाई नहीं देते, ये होमोजेनस दिखाई देते हैं। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल हमारे साथ 3 किस्म के हैं। एक है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, इसमें डिफरेंट यानी इसमें सेपरेट मोटर यूनिट मौजूद होते हैं। एक है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और एक है विस्कुलर स्मूथ मसल। तो सबसे पहले अगर हम देखें मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, ये आयरस ऑफ द आई पर मौजूद है, सेलरी मसल ऑफ द लेंस पे मौजूद है और वेस्ट डिफरेंस पे मौजूद है। ये बिहेव करते हैं सेपरेट मोटर यूनिट, और इसमें लिटल या नो इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन सेल होता है, और ये डेंसली इनर्वेटेड होते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूरल इनर्वेशन, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है यूनिटरी या सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और ये यूट्रस में, जीआईटी ट्रैक्ट में, यूरेटर में और ब्लैडर में मौजूद है। और ये इसमें स्पॉन्टेनियसली ये एक्टिव होते हैं, इसमें खुद स्लो वेव्स पैदा होते हैं और एग्जिबिट पेस मेकर एक्टिविटी जैसे हार्ट में, यानी जैसे हार्ट में पेस मेकर एक्टिविटी है, इसमें ये स्मूथ मसल में खुद स्लो वेव पैदा होते हैं, जैसे कि जीआईटी में जो पेरिस्टालसिस पैदा करते हैं, जिसमें हमारे साथ जो काजाल सेल होते हैं जिसमें पेस मेकर एक्टिविटी, ऑटो रिदमिक एक्टिविटी, खुद रिदम पैदा करते हैं। ठीक है, और इनको कौन मॉड्यूलेट करता है? हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर। और इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन सेल मौजूद है, और देयर पार परमिट कोऑर्डिनेटेड कंट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन जैसे कि ब्लैडर। थर्ड हमारे साथ है विस्कुलर स्मूथ मसल, इसके अंदर दोनों मल्टी यूनिट और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे साथ है इसमें कि स्टेप्स इन एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में किस तरह होता है? स्केलेटल मसल का तो एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग हमने पढ़ा है, स्मूथ मसल का उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। द मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल से, इसका डिफरेंट किस तरह है? यहाँ पे हम देखते हैं स्केलेटल मसल का तो हमने पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल आएगा मोटर न्यूरॉन से, और इंड प्लेट पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, इंड प्लेट को स्टिमुलेट करेगा, इंड प्लेट पोटेंशियल होगा, आगे पर एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर वो ट्यूब्यूल से अंदर आएगा, फिर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, फिर ट्रोपोनिन के साथ मिलेगा, फिर वो ट्रोपोमाइसिन को रिमूव करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे 3 तरीके से कैल्शियम आयन बढ़ेगा। एक तो इसी तरह डीपोलराइजेशन होगा न्यूरॉन के जरिए, जो कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करेगा, उसकी वजह से कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा इनसाइड द मसल। दूसरा तरीका ये है वो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर वो IP3 को स्टिमुलेट करेगा, जो सेकेंड मैसेंजर है, उसकी वजह से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा। तीसरा तरीका ये है कि हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर ये लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल आयन को ओपन करेंगे, उसकी वजह से कैल्शियम आयन बढ़ेगा। जब कैल्शियम आयन बढ़ेगा, वो कैल्शियम आयन मिलेगा कैल्शियम काल्मोडोनिन के साथ, उसको इंक्रीज करेगा। कैल्शियम काल्मोडुलिन जो है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेस को स्टिमुलेट करेगा। वो क्या करेगा? वो मायोसिन लाइट चेन की फास्फोराइलेशन करेगा, उसके वजह से मायोसिन पर क्या होगा, जो एटीपेस था वहाँ पे ATP में चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट आएगा। वो इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है मायोसिन को एक्टिन के साथ मिलाएगा, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी, उसके नतीजे में टेंशन होगा, मतलब कंट्रक्शन होगा। तो ये इसका
स्टेप से एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे इसके स्टेप्स को अगर हम थोड़ा यहाँ से रीड भी करें कि देयर इज़ नो ट्रोपोनिन, याद रखना स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन मौजूद नहीं होता, बजाय इसके कैल्शियम रेगुलेट मायोसिन ऑन थिक फिलामेंट। कैल्शियम को कौन रेगुलेट करेगा? मायोसिन थिक फिलामेंट। अब इसमें जो 4 स्टेप है हमारे साथ क्या है? सबसे पहले डीपोलराइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओपन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल और कैल्शियम आयन फ्लो इनटू द सेल डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन बढ़ेगा और उसकी वजह से हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है वो लिगेंड गेटेड चैनल को ओपन करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से भी वो डायरेक्टली रिलीज ऑफ कैल्शियम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थ्रू आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। तो दूसरा क्या होगा? इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन बढ़ेगा और तीसरे स्टेप में कैल्शियम बाइंड करेगा कालमोडुलिन के साथ, और ये याद रखना ये भी एमसीक्यू से कि कैल्शियम स्मूथ मसल में कालमोडुलिन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। और कैल्शियम कालमोडुलिन कम्प्लेक्स बाइंड होगा टू और एक्टिवेट करेगा मायोसिन लाइट चेन काइनेस को, और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो मायोसिन लाइट चेन काइनेस फास्फोराइलेशन मायोसिन का करेगा और अलाउ के वो एक्टिन के साथ बाइंड करे, थस इनिशिएटिंग क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। जो अमाउंट ऑफ टेंशन प्रोड्यूस है वो प्रोपोर्शनल टू द इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। जितना इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होगा उतना कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन डिक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा। अब यहाँ से हम इसका कंपैरिजन पढ़ के फिर हमारे साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके एमसीक्यूज पढ़ के फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब कंपैरिजन अगर हम देखें स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो हम कार्डियक फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसमें हम इसके अगर हम टेबल में कंपैरिजन देखें, फीचर दिया गया एक साइड पे टेबल पे, दूसरे साइड पे स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ मसल, फिर कार्डियक मसल। सबसे पहले अपीयरेंस अगर हम देखें, जो हमारे साथ स्केलेटल मसल है वो अपीयरेंस स्ट्रेटेड है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल भी स्ट्रेटेड है क्योंकि एक्टिन और मायोसिन सार्कोमियर बनाते हैं, लेकिन स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड है। दूसरा अगर हम अप स्ट्रोक देखें, एक्शन पोटेंशियल का जो ग्राफ ऊपर मूव जाता है किसकी वजह से? स्केलेटल मसल में इनवर्ट सोडियम आयन करंट की वजह से, और स्मूथ मसल में इनवर्ट कैल्शियम आयन करंट की वजह से, और कार्डियक मसल में इनवर्ट कैल्शियम और सोडियम दोनों की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट्यू पेस। प्लेट्यू पेस यह होता है कि एक्शन पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो यानी डीपोलराइजेशन का जो ग्राफ एक्शन पोटेंशियल का वो रीपोलराइजेशन से पहले वो प्रोलॉन्ग हो जाना, वो सिर्फ कार्डियक मसल में है, स्केलेटल और स्मूथ मसल में नहीं है, क्योंकि इनमें जो है वो क्योंकि कार्डियक मसल में सोडियम आयन चैनल की वजह से एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर वो कैल्शियम लीकेज चैनल की वजह से वो मेंटेन रहेगा, सस्टेन रहेगा, वो प्लेट्यू पेस इसमें नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। स्केलेटल मसल में 1 मिली सेकेंड है, स्मूथ मसल में 10 मिली सेकेंड है, कार्डियक में 150 मिली सेकेंड से लेकर 250 से 300 है। नेक्स्ट है फीचर में एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। अगर हम देखें स्केलेटल मसल में वो एक्शन पोटेंशियल ट्यूब्यूल की वजह से और कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम नियर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके अंदर में कैल्शियम आयन बढ़ेगा। लेकिन स्मूथ मसल में एक्शन पोटेंशियल ओपन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर ओपन करेंगे IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। और कार्डियक मसल में एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग किसकी वजह से होता है? इनवर्ट ऑफ कैल्शियम आयन करंट ड्यूरिंग प्लेट्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कैल्शियम आयन बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ पार कंट्रैक्शन, स्केलेटल मसल में कैल्शियम ट्रोपोनिन साइट होता है, कम्प्लेक्स होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। स्मूथ मसल में कैल्शियम कालमोडुलिन कम्प्लेक्स और मायोसिन लाइट चेन काइनेस, और कार्डियक मसल में है कैल्शियम ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज में कहता है कि रिगार्डिंग सार्कोमियर ऑफ मसल फाइबर इज इट्स बिटवीन, यानी कहाँ पे सार्कोमियर मसल फाइबर में मौजूद है, ये हमने पढ़ा था कि बिटवीन 2 Z लाइन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो ये हुआ। दूसरा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो की तरफ बढ़ जाता है, स्केलेटल मसल की तरफ, ये पास्ट टेंस है। नेक्स्ट ए बैंड सार्कोमियर किस पे मौजूद है, हमने पढ़ा था जातिन और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद है, मतलब मायोसिन और एक्टिन दोनों मौजूद है, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे साथ एक सिमिलरिटी बिटवीन कार्डाइक और स्केलेटल मसल में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों में जो है हमारे साथ ट्रांसवर्स स्ट्रेशन मौजूद है क्योंकि सार्कोमियर बनाते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, कार्डियक मसल क्योंकि वो 24 घंटे एक्टिव है। नेक्स्ट ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल में क्या है कि इसके अंदर ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, बाकी जो आपके स्केलेटन और कार्डियक मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट कैल्शियम जो है वो स्केलेटल मसल के अंदर जो है वो कैल्शियम इन स्केलेटल मसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ बांड है, कैल्सीक्वेस्टिन के साथ बांड है। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो स्केलेटल जो मसल फिजियोलॉजी का पूरा हमारे साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हमारे साथ इसके साथ हमारे साथ BRS का सेल फिजियोलॉजी का जो पहले ये सेल फिजियोलॉजी का जो यानी BRS का जो सेल फिजियोलॉजी है जो पहला यूनिट है उसके अंदर जो तमाम टॉपिक हमारे साथ 4 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। तो इससे पहले भी 3 वीडियो हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी देखें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।